नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज कुछ घंटों बाद मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड से पहले रूस की फौज की कोशिश बखमुत को पूरी तरह मुट्ठी में कैद करने की है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बेहिसाब मिसाइलें बरसा दी, जिसके जवाब में यूक्रेन ने भी क्राइमिया पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रूस को चौंका दिया। पाकिस्तान में 4 बड़े आतंकियों की हत्या के बाद वहां की सेना और खुफिया एजेंसी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जान पर खतरा महसूस होने लगा, जिसके बाद दाऊद की सुरक्षा बढ़ाने की खबर आई और जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में जुटे आतंकियों में भारत के ऑपरेशन त्रिनेत्र की वजह से भगदड़ मच गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग से जुड़ी। रूस ने कुछ ही घंटों में बखमुत को जीतने की तैयारी कर ली है। रूस अपने विक्ट्री डे परेड से पहले बखमुत पर कब्जा जमा लेगा। यह आशंका खुद बखमुत में लड़ रही यूक्रेन की सेना के एक कमांडर ने जताई। कुछ ही घंटों में रूस विक्ट्री डे मनाएगा। यूक्रेन के कमांडर के मुताबिक विक्ट्री डे की परेड से पहले ही बखमुत पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि रूस ने वहां भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के कमांडर के मुताबिक रूस बखमुत पर बेहद खतरनाक बम बरसा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि रूसी सेना विक्ट्री डे पर पुतिन को बखमुत की जीत का तोहफा देना चाहती है। यानी कुछ ही घंटों में बखमुत ज़ेलेंस्की के हाथ से फिसल सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसका डर वहां लड़ रहे यूक्रेन के ही एक कमांडर ने जताया, क्योंकि रूसी सेना ने बखमुत पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया है और इसी वजह से वो बखमुत के एक एक इलाके पर अपना झंडा गाड़ते जा रही है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने बखमुत के 2 और जिलों पर कब्जा कर लिया है। रूस के मुताबिक इसके बाद बखमुत के एक बहुत बड़े हिस्से पर उसकी सेना का कंट्रोल हो गया, जिससे पुतिन की फौज का हौसला काफी बढ़ गया। उसने हमले और भी तेज कर दिए। जिसके बाद बखमुत में लड़ रहे यूक्रेन के कमांडर ने आशंका जताई कि रूस कुछ ही घंटे में वहां की जंग खत्म करना चाहता है, ताकि विक्ट्री डे पर पुतिन को एक अच्छी खबर दी जा सके। कुछ ही घंटों में रूस में विक्ट्री डे परेड होगी। ये दिन वहाँ 1945 से मनाया जा रहा है। सोवियत संघ की उस वक्त के नाजी जर्मनी पर जीत को याद करने के लिए रूस की फौज परेड करती है और कहा जा रहा है कि ऐसे ही खास मौके पर पुतिन की सेना उन्हें यह बड़ा तोहफा देने वाली है। बखमुत की जंग को 8 महीने से भी ज्यादा हो गए। वहां रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, क्योंकि 14 महीने से चल रही जंग के दौरान पुतिन के हाथ मारियोपोल छोड़कर और कुछ नहीं लगा। यानी पूरे यूक्रेन को जल्द ही जीत लेने का दावा करने वाली उनकी सेना 14 महीने में सिर्फ एक शहर पर कब्जा जमा पाई। माना जा रहा है कि इसी वजह से बखमुत में वो पीछे हटना नहीं चाहती, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ बखमुत शहर को ही जीतने के लिए हो रही है। रूस के दावे के मुताबिक बखमुत का बहुत बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में है। यानी रूस ने अगर वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो बखमुत उसका हो सकता है। और यूक्रेन के कमांडर ने भी मान लिया कि रूस कुछ ही घंटों में इस अहम शहर पर कब्जा जमा लेगा। मतलब यह कि रूस के विक्ट्री डे से पहले ही पुतिन ने वहां की लड़ाई के खात्मे का मन बना लिया है और इसीलिए उन्होंने वहां एक ऐसा बम दागा जिसका इस्तेमाल रूसी सेना फाइनल अटैक के लिए ही करती है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने बखमुत को जीतने के लिए वहां फास्फोरस बम से हमला किया। ये बम इतना खतरनाक है कि ये इंसान की चमड़ी तक गला देता है। रूस ने इससे पहले फास्फोरस बम का इस्तेमाल मारियोपोल की जंग में भी किया था। तब रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की अजोव बटालियन के आगे पस्त हो रहे थे, लेकिन रूस ने इस बम को वहां दागकर ये बता दिया था कि उसके इरादे कितने खतरनाक हैं। मारियोपोल में फास्फोरस बम के इस्तेमाल के कुछ ही रोज बाद वहां रूस का कब्जा हो गया था और अब पुतिन की फौज ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल बखमुत में भी कर दिया। यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि रूस ने फास्फोरस बम से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से शोलों की बारिश होती दिखाई दी और जैसे ये शोले जमीन से टकराए वहां आग के साथ सफेद धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि फास्फोरस बम ने वहां एक बड़े इलाके को जला डाला, क्योंकि फास्फोरस बम दागे जाने के बाद किसी एक जगह गिरकर तबाही नहीं मचाता, बल्कि वो सैकड़ों छोटे छोटे बमों की शक्ल में गिरकर एक बड़े इलाके को बर्बाद कर देता है। इस बम का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है ऐसा लगता है मानो वहां आसमान से मौत बरस रही हो। इस साल मार्च के महीने में भी रूस ने बखमुत शहर से 15 किलोमीटर दूर चेसिव यार इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया था, लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इस बार बखमुत शहर को ही टारगेट किया गया। हालांकि वहां फास्फोरस बम से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस बम का नाम सामने आते ही यूक्रेन के लोग खौफ से जरूर भर गए होंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फास्फोरस बम के खतरे को मारियोपोल की लड़ाई में देखा था और इसी वजह से वहां के लोगों ने इसे रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था, क्योंकि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान की हड्डियां तक पिघल जाती हैं। क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन होता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में बैन लगाया गया है।
और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बगावत का बिगुल फूंकने वाले पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी है। उन्हें साफ कह दिया कि बखमुत के जीते गए इलाकों से उनके लड़ाके हट सकते हैं। पुतिन पर बुरी तरह भड़के येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत के ऐसे इलाकों को रमजान कादिरव को सौंपने की इजाजत मांगी है ताकि वो जंग के बीच ही अपने लड़ाकों को बखमुत से लेकर निकल सकें। पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन का गुस्सा इसी बात से समझा जा सकता है कि वो बखमुत के जीते गए हिस्सों को रूसी सेना के हाथ में नहीं देना चाहते। साफ है, उन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद अब उनसे दो हाथ करने की भी ठान ली है और माना जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ इस जंग में वो खतरनाक चेचन कमांडर रमजान कादिरव को भी साथ लेना चाहते हैं। यानी वो पुतिन के सबसे वफादार आदमी को ही उनसे दूर करने में जुटे हैं और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए उन्होंने बखमुत के जीते हुए हिस्सों को रमजान कादिरव को देने की मांग की, जिसका मतलब यह कि येवगेनी प्रिगोजिन खुलकर वो इलाके पुतिन की फौज के हाथ नहीं लगने देंगे। जबकि कुछ रोज पहले तक वो कस्में खाते थे कि जब तक बखमुत को पुतिन के कदमों में नहीं डाल देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी वजह से येवगेनी प्रिगोजिन खुद बखमुत की जंग में अपने लड़ाकों की अगुवाई कर रहे हैं। वो पुतिन के बेहद भरोसेमंद हैं, लेकिन बखमुत की जंग में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उन्हें गुस्से से भर दिया। यूक्रेन की सेना ने एक ही दिन में उनके 100 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके एक ही दिन में मारे गए और अपने लड़ाकों के शवों को देखकर येवगेनी प्रिगोजिन का कलेजा मुंह को आ गया। वो पुतिन और रूस में बैठे उनके करीबियों पर फट पड़े। उन्होंने पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री को अपने लड़ाकों के मारे जाने की बड़ी वजह बता दिया, क्योंकि बखमुत की जंग जैसे जैसे भीषण होती गई रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पास हथियारों की कमी होती गई। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक उनके लड़ाकों को लड़ने के लिए रूस से बहुत कम हथियार मिल रहे हैं और हथियारों की यही कमी इतनी बड़ी संख्या में उनके लड़ाकों की मौत की वजह बनी, जिसके बाद बुरी तरह भड़के हुए प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। 3 रोज पहले एक वीडियो जारी करके उन्होंने पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु को खूब खरी खोटी सुनाई थी। येवगेनी प्रिगोजिन ने तब धमकी दी थी कि हथियार नहीं मिले तो वो 10 मई को अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से निकल जाएंगे। यानी उन्होंने पुतिन को धमकाया था कि वो जंग ही छोड़ देंगे। लेकिन अब तो येवगेनी प्रिगोजिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर चेतावनी दे रहे हैं। वो धमका रहे हैं कि बखमुत के जीते गए इलाकों को वो रूसी सेना के हाथ ही नहीं लगने देंगे, बल्कि वो इलाके येवगेनी प्रिगोजिन चेचन कमांडर रमजान कादिरव को सौंप देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो पुतिन की पूरी दुनिया में भद्द पिट जाएगी, क्योंकि बखमुत को जीतना तो दूर, रूसी सेना के हाथ से वो जगह भी निकल जाएंगी जिन पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को कब्जा है। येवगेनी प्रिगोजिन के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि वो अब खुलकर पुतिन के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि 3 दिनों के भीतर ही उन्होंने दूसरी बार पुतिन को जलाने वाला ऐलान किया। उन्हें ऐसे बागी तेवर दिखाए जिनके बारे में पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि उनकी अपनी आर्मी संभालने वाले येवगेनी प्रिगोजिन बगावत कर देंगे। लेकिन वैगनर ग्रुप के मुखिया के इरादे तो इससे भी खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि वो पुतिन के एक और वफादार को उनसे छीन लेने में जुट गए हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने प्लान तैयार कर लिया है कि वो चेचन कमांडर रमजान कादिरव को भी पुतिन से दूर कर देंगे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने रूसी सेना के किसी कमांडर का नाम न लेकर रमजान कादिरव का नाम लिया, क्योंकि प्रिगोजिन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कादिरव भी पुतिन की रणनीति और उनके करीबियों से बुरी तरह चिड़े बैठे हैं। जंग के कुछ महीने बाद ही रमजान कादिरव ने रूस की रणनीति पर सवाल उठा दिए थे। साथ ही उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री को भी आड़े हाथ लिया था और यह दावा किया था कि अगर चेचन लड़ाकों को खुली छूट दे दी जाए तो वो जंग की शक्ल बदल कर रख देंगे। रमजान कादिरव ने ऐसा करके भी दिखाया था। जब लंबी खिंच गई मारियोपोल की जंग में उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर कहर ढा दिया था। वहां ऐसा खून खराबा मचाया था कि जेलेंस्की की सेना को घुटने टेकने पड़े थे और तब से लेकर अब तक मारियोपोल रूस के कब्जे में है। लेकिन यूक्रेन के बाकी के शहरों में चेचन लड़ाके कोई खास कमाल नहीं दिखा सके, जिसके लिए रमजान कादिरव ने पुतिन और उनके रणनीतिकारों को जिम्मेदार ठहराया। कहा जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन रमजान कादिरव की इसी नाराजगी का फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि रूसी सेना से ज्यादा भरोसा उन्हें चेचन कमांडर कादिरव पर है, ताकि धीरे धीरे ही सही रमजान कादिरव को भी पुतिन और रूस में बैठे उनके करीबियों के खिलाफ खड़ा किया जा सके। क्योंकि अगर कादिरव भी पुतिन के खिलाफ हो गए तो उन पर दबाव बढ़ जाएगा और फिर रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु का पत्ता साफ करना आसान हो जाएगा, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन तो सिर्गेई शोइगु के दुश्मन माने ही जाते हैं। कादिरव का भी रूसी रक्षा मंत्री से 36 का आंकड़ा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से प्रिगोजिन कादिरव को अपने पाले में लाना चाहते हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कादिरव ने भी प्रिगोजिन पर ज्यादा भरोसा जताया है, उन्हें कई मौकों पर अपना भाई तक बताया। साथ ही वैगनर ग्रुप जैसी सेना भी बनाने का सपना देखा है। माना जा रहा है कि ऐसे में येवगेनी प्रिगोजिन की जरा सी कोशिश भी रंग ला सकती है और जंग के बीच पुतिन को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि उनके उप रक्षा मंत्री रहे मिखाइल मिजिंसेव ने उन्हें पहले ही झटका दे दिया।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 29 अप्रैल को सेना से बर्खास्त किए गए मिखाइल मिजिंसेव वैगनर ग्रुप में शामिल हो गए, जिन्हें मारियोपोल के कसाई के तौर पर भी जाना जाता है। दावा किया जाता है कि मिखाइल मिजिंसेव ही वो शख्स हैं जिनके आदेश पर मारियोपोल के स्कूल में रूसी सेना ने हल्ला बोला था। वहीं मशहूर सिनेमा हॉल को बर्बाद करना भी उन्हीं के प्लान का हिस्सा था। कहा जाता है कि मिखाइल मिजिंसेव के आदेश पर ही यूक्रेन के उस खूबसूरत शहर को खंडहर में बदल दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रूसी सेना से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब वो वैगनर ग्रुप में शामिल हो गए, जिसे पुतिन के खिलाफ येवगेनी प्रिगोजिन का एक और कदम बताया जा रहा है, क्योंकि जिस अफसर को रूस की सेना से निकाला गया उसे ही उन्होंने वैगनर ग्रुप में शामिल कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। रूस ने विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की सेना ने कीव को ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से टारगेट किया है। कीव पर हमले के लिए रूस की सेना ने एक साथ कई ड्रोन से हवाई हमले किए। ये नहीं, पुतिन की सेना ने कीव के अलावा ओदेसा पर भी बमों की बारिश कर वहां भयंकर तबाही मचा दी। मतलब क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से ही पुतिन तमतमाए हुए हैं और जेलेंस्की से बदला लेने के लिए उनके शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर बम और मिसाइलों की बारिश हो रही है। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद से ही पुतिन बौखलाए हुए हैं और वो बदला लेने के लिए यूक्रेन के शहरों को धूल में मिलाने की कसम खा चुके हैं, जिसके लिए वो अपने सबसे खतरनाक और घातक हथियारों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। मतलब पश्चिमी मीडिया ये आशंका जता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध आने वाले दिनों में परमाणु युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि पुतिन कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा मंडराया तो फिर वो एटम बम का बटन दबाने से नहीं हिचकिचाएंगे। यहाँ तक कि वो सुपर पावर अमेरिका और यूरोप के कई देशों को परमाणु मिसाइल से दाग कर तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर किसी भी वक्त परमाणु हमला हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी, जिसके बाद कई देशों के दुनिया के नक्शे से मिट जाने का खतरा मंडराने लगेगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन कीव को टारगेट कर रहे हैं। इसी वजह से रूस की सेना लगातार कीव पर हवाई हमले कर रही है, जिससे कीव पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए यूक्रेन पर हमले तेज करने का आदेश दिया था, और उसी के बाद से कीव, ओदेसा और यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों पर आसमान से बमों के गोले बरस रहे हैं। इसी कड़ी में पुतिन की फौज ने कीव पर हमला करने के लिए एक बार फिर बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ड्रोन अटैक के बाद एक इमारत में बड़ा छेद दिखाई दिया और देखकर ऐसा लगा जैसे इमारत में कोई मिसाइल घुस गई हो। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले से उसके एक तेल डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कीव पर हमले के लिए रूस ने एक बार फिर ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। पिछले साल 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने ईरान के इसी शाहिद 136 ड्रोन से कीव समेत कई शहरों को थर्रा दिया था, और अब एक बार फिर रूस ने इसी हथियार से कीव पर हमला बोला। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि कीव की सुरक्षा में तैनात उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमला करने आए 30 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ ड्रोन ने कीव के शहरों को निशाना बनाया, जिससे वहां दहशत फैल गई। हवाई हमलों की वजह से वहां पूरी रात सायरन बजते रहे, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस कीव पर इससे भी बड़े हमले की तैयारी में है। रूस की सेना ने न सिर्फ कीव पर हमला बोला, बल्कि काला सागर के किनारे बसे ओदेसा पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी, जिसकी वजह से वहां भयानक तबाही मच गई। ओदेसा शहर पर रूसी सेना के हमले के बाद वहां की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने लोगों को दहला दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें इमारत से आग के बड़े बड़े गोले और काले धुएं का बवंडर उठता नजर आया। अनाज के गोदाम में लगी इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जुटी दिखाई दी। आग की लपटों पर चारों तरफ से पानी की बौछार की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ओदेसा पर रात भर मिसाइल गिरती रहीं, जिसकी आवाज से पूरा शहर थर्राता रहा। और यूक्रेन की सेना के मुताबिक ओदेसा पर रूस के हमले में 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि एक आदमी लापता है। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, और उसने क्राइमिया पर अटैक पर अपने इरादे भी साफ कर दिए कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेन ने क्राइमिया पर एक साथ 10 ड्रोन से हमला बोल दिया। हालांकि रूस का दावा है कि क्राइमिया में मौजूद उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के सभी हमलावर ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। असल में यूक्रेन की सेना पिछले कुछ महीनों से क्राइमिया समेत रूस के अलग अलग हिस्सों पर जोरदार हमले कर रही है। कुछ रोज पहले ही जेलेंस्की की फौज ने क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवेस्तोपोल में रूस के नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने नेवल बेस की सुरक्षा बढ़ा दी थी, क्योंकि पुतिन को इस बात का डर था कि नेटो देशों से मिले ताकतवर हथियारों से जेलेंस्की क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी में।
बाद में उनका यह डर सच साबित हो गया जब यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में मौजूद रूस के एक तेल डिपो को तबाह कर दिया और जेलेंस्की की फौज ने सबसे पहले क्राइमिया के एक गांव में मौजूद तेल डिपो को निशाना बनाया। इसके बाद यूक्रेन ने रूस के कृष्णादार प्रांत में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया। इसी तरह यूक्रेन ने रूस के ब्रेंस्क इलाके में भी हमला किया। वहां एक बार नहीं बल्कि 2 बार जेलेंस्की के सैनिकों ने रूस की ट्रेन को टारगेट किया। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंग में रूस नहीं बल्कि यूक्रेन का पलड़ा भारी है। यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने 2 रोज पहले रूस की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से मार गिराया, जिसकी पहली खेप यूक्रेन को अमेरिका से पिछले महीने ही मिली थी। जबकि रूस अपनी किंजल मिसाइल की तारीफ करता नहीं थकता। उसका दावा है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट ही नहीं किया जा सकता। यानी रूस का दावा है कि दुनिया में ऐसा कोई हथियार ही नहीं बना जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ सके। रूस के मुताबिक किंजल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज है और इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। इसी वजह से रूस का कहना है कि किंजल मिसाइल हर तरह के रेडार को चकमा देने में माहिर है और उसे इंटरसेप्ट कर पाना नामुमकिन है। जबकि पेट्रियट दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि अभी तक इस सिस्टम के हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह करने की क्षमता को नहीं आंका गया है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस की किंजल मिसाइल को मार गिराया। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर एक साथ हमले की तैयारी में है। यूक्रेन का दावा है कि जापोरिजिया के आसपास के इलाके भी रूस के निशाने पर हैं और इसी वजह से वहां से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं रूस 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड की भी तैयारियों में जुटा है। जबकि क्रेमलिन पर अटैक के बाद यह खबर आई थी कि रूस इस बार जर्मनी की सेना पर जीत का जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन अब रूस ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल भी की। मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूस के ताकतवर टैंक और मिसाइलें शहर की सड़कों से गुजरती दिखाई दी। लेकिन विक्ट्री डे मनाने जा रहे पुतिन यूक्रेन से क्रेमलिन अटैक का लगातार बदला भी ले रहे हैं। 3 मई को मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के बाद से ही रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइलों ने रात के अंधेरे में उसके 2 शहरों पर आग बरसा दी, जिनमें एक शहर निकोलेव है, जहां रूस ने अपनी बेहद खतरनाक KH-22 क्रूज मिसाइल से वार किया। KH-22 ने निकोलेव शहर पर कहर बरपा दिया क्योंकि रूस ने 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 5 मिसाइलें दागकर निकोलेव को दहला दी। रूस की KH-22 वही मिसाइल है जिसने पिछले साल यूक्रेन के क्रमनचुक शहर पर मौत बरसा दी थी। वहां 2 मिसाइलों से हुए अटैक ने एक मॉल को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस वक्त हमले में 16 लोगों की मौत हुई थी जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस ने एक बार फिर KH-22 मिसाइल से निकोलेव शहर को निशाना बनाया और इस मिसाइल के इस्तेमाल से ही पुतिन के गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि KH-22 लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है जिसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए बनाया गया था। हालांकि ऐसा मौका अब तक नहीं आया जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी दुश्मन देश के युद्धपोत के खिलाफ किया गया हो। लेकिन यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल जमीन पर हो रही जंग में कर रहा है। दावा है कि KH-22 मिसाइल जहां गिरती है वहां 10 मीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसका मतलब है कि दुश्मन अगर जमीन के अंदर बंकर में भी छिप जाए तो उसे इस मिसाइल से मारा जा सकता है और इसकी 5500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। सबसे बड़ी बात यह कि यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है और ऐसी ही घातक 5 मिसाइलें निकोलेव पर दागी गईं। वहीं खार्किव में भी रूस ने S-300 मिसाइलों से हमला बोला जिसमें 5 लोग घायल हो गए। जबकि यूक्रेन के शहरों के साथ ही रूस पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को भी बर्बाद कर रहा है। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस के ड्रोन ने यूक्रेन में ब्रिटेन की तोपों के छक्के छुड़ा दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके लैंसेट ड्रोन ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई और यूक्रेन में तैनात ब्रिटेन की ताकतवर L-119 तोप को तबाह कर दिया। इस दावे को पुख्ता करने के लिए रूस की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें ब्रिटेन की L-119 होवित्जर के परखचे उड़े दिखे। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने अपने सबसे खतरनाक आत्मघाती ड्रोन लैंसेट की मदद से हमला कर ब्रिटेन की 2 तोपों को बर्बाद कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन ने पिछले साल जंग के बीच कई L-119 होवित्जर यूक्रेन भेजी थी जो करीब 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। L-119 होवित्जर की मदद से एक बार में 8 गोले दागे जा सकते हैं। यही नहीं, इसे बड़े आराम से हेलीकॉप्टर से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन दावा किया गया कि रूस की सेना ने अपने आत्मघाती ड्रोन लैंसेट की मदद से ब्रिटेन की इस तोप के परखचे उड़ा दिए। रूस के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन की इन तोपों की मदद से यूक्रेन ने रूस की सेना की नाक में दम कर दिया। लेकिन दावा किया गया कि रूस ने जब से अपने आत्मघाती ड्रोन लैंसेट को जंग में उतारा उसने अकेले ही पश्चिमी देशों की तोपों को तबाह कर दिया, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम लैंसेट ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर टैंक, तोप
और बख्तरबंद गाड़ियों को भी बर्बाद कर सकता है। इतना ही नहीं, 40 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम यह ड्रोन करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन खास एंटी लेजर तकनीक से लैस होता है, जिसकी वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाता। इस बीच रूस का आरोप है कि उसने यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन उसके टोही विमान को निशाना बनाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन फिर से रूस को दहलाने के अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, पुतिन की सेना को इस साजिश का पता चल गया। दावा है कि यूक्रेन की इस साजिश को फिर नाकाम कर दिया गया। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी का दावा है कि यूक्रेन के निशाने पर रूस का एक टोही विमान था, जिस पर वो ड्रोन से हमला करने वाला था। रूसी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के 2 जासूसों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के दौरान रूस को इस बात की जानकारी मिली कि राजधानी मॉस्को के नजदीक इवानवा शहर में मौजूद सेना के हवाई क्षेत्र पर यूक्रेन हमला करने की तैयारी में था, लेकिन समय रहते रूस ने उसके इस हमले को नाकाम कर दिया। और इस हमले को अंजाम देने की तैयारी में जुटे यूक्रेन के 2 जासूसों को उस वक्त पकड़ा जब वो साजिश के तहत हमले वाली जगह पर पहुंचने वाले थे, यानी रूसी सेना ने उनके प्लान को फेल कर दिया। 3 दिन पहले ही क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ था। रूस का आरोप है कि इस हमले में जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि रूस ने उन ड्रोन को उसी वक्त ढेर कर दिया था, जबकि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले की साजिश से इनकार किया। इससे पहले ब्रेंस्क में ट्रेन पर हुए अटैक और क्रास्नोदर प्रांत में तेल रिफाइनरी पर हमले हुए थे, जिसके बाद अब रूस ने उसके इवानवा शहर में हवाई क्षेत्र पर हमले का आरोप लगाया। हालांकि उसने हमला होने से पहले ही उसे रोक दिया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान और इजराइल के बीच तनातनी से जुड़ी। इजराइल ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है और ये 2 टूक कह दिया कि अगर उसने परमाणु हथियार बनाने की जिद नहीं छोड़ी तो वो उस पर हमला कर देगा। साथ ही इजराइल ने पश्चिमी देशों को चेताने की भी कोशिश की। उसका कहना है कि ईरान दुनिया के लिए उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है और अगर उसने परमाणु मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कही। उन्होंने दावा किया कि ईरान ताकत के नशे में किसी को भी तबाह कर सकता है। नेतन्याहू का आरोप है कि ईरान उनके देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचने में जुटा है और वो मौका मिलते ही इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा, ताकि इजराइल को पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। इजराइल का आरोप है कि ईरान लगातार उसे उकसाने की कोशिश में है ताकि जंग छेड़ी जा सके, क्योंकि वो तेजी से परमाणु ताकत बनने की दिशा में काम कर रहा है। इजराइल की मीडिया से बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान असल में उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनका मानना है कि परमाणु ताकत बनते ही ईरान पूरी दुनिया पर राज करने के अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देगा। और ये प्लान ठीक वैसा ही है जैसा उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का है। पर नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान अकेला ही 50 किम जोंग उन के बराबर है। और ये हाल तब है जब उसे परमाणु मिसाइल बनाने में कामयाबी नहीं मिली है। इजराइल का दावा है कि ईरान जल्द ही पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि उसने परमाणु मिसाइल बनाने के लिए इतना बड़ा जखीरा जुटा लिया है जितना किसी और देश के पास नहीं। इजराइल का दावा है कि ईरान एक नहीं बल्कि एक साथ 5 परमाणु मिसाइल बनाने की तैयारी में है। मतलब वो उन देशों से 5 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा जो परमाणु मिसाइलों से लैस है। और अगर ऐसा हो गया तो वो न्यूक्लियर पावर वाले देशों को मसलने से भी परहेज नहीं करेगा। मतलब इशारों में नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बता दिया, और वो भी इतना बड़ा कि दुनिया को परमाणु बम से तबाह करने की धमकी देने वाला उत्तर कोरिया भी उसके सामने बौना लगे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान अगले कुछ सालों में दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए सिरदर्द बन जाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान पहले इजराइल पर धावा बोलेगा और फिर अमेरिका को भी निशाने पर लेगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते हैं। इसलिए ईरान की हिट लिस्ट में अगर इजराइल दुश्मन नंबर 1 है तो अमेरिका का नाम उसके ठीक बाद ही है। और इसी बात का हवाला देते हुए इजराइल ये दावा कर रहा है कि आने वाले वक्त में खतरा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ईरान के परमाणु हमलों से लगने वाली आग में दुनिया के कई देश जलेंगे, क्योंकि इजराइल के मुताबिक ईरान दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगा, जिसकी तैयारी उसने शुरू भी कर दी है। वो मुस्लिम देशों का एक ऐसा संगठन बनाने में जुटा है जिसके दम पर वो अमेरिका को भी चुनौती दे सके। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को सिर्फ इसी वजह से इकट्ठा कर रहा है ताकि वो इजराइल को चारों तरफ से घेर सके। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कुछ दिन पहले सीरिया के दौरे पर गए थे, जहां न जाने की हिदायत इजराइल ने कई बार रईसी को दी थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान के राष्ट्रपति सीरिया गए और इजराइल का आरोप है कि वहां जाकर रईसी ने आतंकी संगठनों के साथ बैठक भी। और इजराइल का मानना है कि ये सब ईरान उसे घेरने के लिए कर रहा है, क्योंकि ईरान उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए वो उन देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है जिनसे इजराइल के रिश्ते खराब हैं, फिर चाहे वो सीरिया हो या फिर फिलिस्तीन। मतलब जिससे इजराइल की नहीं बनती, ईरान उन सबको अपने पाले में लेने की जुगत में लगा है, जिसके लिए शिया ईरान ने उस सऊदी अरब से भी दोस्ती कर ली जो सुन्नी मुस्लिम देशों की अगुवाई करता है, और उनके बीच कई सालों से तलवारें खिंची थी। इसके बाद वो सीरिया की तरफ बढ़ा, जिसकी सीमा इजराइल से लगती है, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती नहीं बल्कि जानलेवा दुश्मनी है।
वहीं ईरान और सीरिया के बीच मीलों का फासला है, पर ईरान फिर भी सीरिया का करीबी माना जाता है, क्योंकि सीरिया में पिछले 12 साल से जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें वहां की सरकार के साथ ईरान ही कदम कदम पर खड़ा रहा है। इसलिए एकदम सीधी सी बात है कि सीरिया किसी भी सूरत में ईरान की तरफ ही होगा, क्योंकि ईरान की रईसी सरकार सीरिया के लोगों का पेट भरने में मदद कर रही है। और दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में आतंकी ठिकानों का हवाला देते हुए कई बार एयर स्ट्राइक तक कर चुका है। यहां तक कि जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीरिया दौरे का ऐलान किया तब भी इजराइल ने वहां मौजूद ईरान के कई ठिकानों पर आसमान से बम बरसाए थे। ईरान का दावा था कि ये बस इजराइल ने उसे डराने के इरादे से किया ताकि राष्ट्रपति रईसी सीरिया जाने का अपना फैसला बदल दें, क्योंकि ईरान के मुताबिक इजराइल अपने खिलाफ हो रही इस घेरेबंदी से बुरी तरीके से बौखला गया और उसकी ये बौखलाहट धीरे धीरे खौफ में बदलती जा रही है, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि ईरान उसके खिलाफ दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट कर उसे ऐसा घाव देगा कि अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा, जिसमें सऊदी अरब और सीरिया जैसे देश तो हैं ही। इसके अलावा वो इजराइल के कट्टर दुश्मन यानी फिलिस्तीन का भी हौसला बढ़ा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले ये आरोप लगाया था कि ईरान ने फिलिस्तीन को बड़ी आर्थिक मदद दी है ताकि वो इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर सके। असल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा पट्टी को लेकर कई साल से जंग छिड़ी है। ये वो इलाका है जिसे दोनों देश अपना बताते हैं और यहाँ हुकूमत करने के लिए एक दूसरे को यहाँ से खदेड़ने में अपनी जान लगा चुके हैं। यही वजह है कि आए दिन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों के बीच झड़प की खबरें सामने आती। और अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ इजराइल को चोट पहुंचाने के लिए इन चरमपंथी संगठनों को भी मदद मुहैया करा रहा है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने यह आरोप लगाया था कि ईरान की तरफ से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को मदद के तौर पर कई करोड़ रुपए और घातक हथियार मिले। और आरोप है कि इन्हीं हथियारों से हमास के लड़ाकों ने पिछले महीने इजराइल की मस्जिद पर हमला किया था, जिसमें इजराइल के कई लोगों की जान चली गई थी। मतलब नेतन्याहू का आरोप है कि ईरान उन्हें घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो आतंकियों की मदद करना ही क्यों ना हो। ईरान इससे भी पीछे नहीं हटने वाला। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसे घुटनों पर लाने के लिए हर उस पैतरे को आजमाने में जुट गया है जिसमें उसे अपना फायदा दिख रहा है। और इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री कुछ दिन पहले लेबनान पहुंचे थे, जो है तो इजराइल का पड़ोसी देश, पर वो उसके सबसे बड़े दुश्मनों में एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का किला है। हिजबुल्लाह वही आतंकी संगठन है जिसका इजराइल से 36 का आंकड़ा है और दोनों ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे माने जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले ये चेतावनी दी थी कि हिजबुल्लाह इजराइल पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। और आशंका ये जताई गई थी कि हिजबुल्लाह की इस प्लानिंग के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि जब ईरान के विदेश मंत्री लेबनान गए तो उन्होंने खास तौर पर वहां जाकर हिजबुल्लाह के मुखिया के साथ एक मीटिंग की थी, जिसका मकसद इजराइल की बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यही वजह है कि इजराइल हमले के हाई अलर्ट पर है, लेकिन वो ईरान से सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सारी दुनिया को खतरा बता रहा है। और अमेरिका समेत बाकी देशों से इस लड़ाई में साथ देने की अपील भी कर रहा है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मुस्लिम देशों के एकजुट हो जाने के बाद उसका जीतना इतना आसान भी नहीं होगा। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सीधे सीधे सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर चुके हैं। माना जा रहा है कि उनकी इसी अपील के बाद ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिससे इजराइल की चिंता बढ़ गई। हालांकि नेतन्याहू ने भी ये दावा किया कि ईरान इजराइल को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल न करे, क्योंकि इजराइल में इतनी ताकत है कि वो अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए अकेला ही काफी है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया सरगना घोषित कर दिया। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रही शाइस्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस ने उसके नाम के आगे माफिया अपराधी शब्द जोड़ दिया। यानी उत्तर प्रदेश के पुलिस रिकॉर्ड में शाइस्ता परवीन अब माफिया सरगना बन चुकी है। न्यूज 18 को मिली एफआईआर की कॉपी में साफ लिखा है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और उस पर 50,000 रुपए इनाम भी घोषित है। इसी एफआईआर में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया, जो 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस अब उन लोगों पर भी शिकंजा कस रही है जिन्होंने फरारी के दौरान शाइस्ता और साबिर की मदद की। इसी कड़ी में 2 मई को पुलिस ने असद के दोस्त आतिन जफर के घर छापा मारा, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता और साबिर आतिन जफर के घर पर 16 अप्रैल को रुके थे। वहीं से उन्होंने अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने का प्लान बनाया था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका कि दोनों अतीक के जनाजे में पहुंचे थे या नहीं, लेकिन जानकारी मिलते ही 2 मई को पुलिस ने आतिन के घर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद भुवनगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार ने उसी दिन अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई। असल में आतिन का परिवार अतीक का करीबी है। 2018 में कारोबी मोहित अग्रवाल के अपहरण और पिटाई के मामले में भी आतिन के पिता जफरुल्लाह आरोपी हैं और अतीक के बड़े बेटे उमर के साथ जेल में बंद है।
यानी उमेश पाल की हत्या के बाद जांच के दौरान अतीक गैंग के कई राज से परत दर परत पर्दा उठ रहा है। अतीक के रिश्तेदारों और करीबियों की आपराधिक कुंडली भी यूपी एसटीएफ खंगाल रही है। और इसी कड़ी में अतीक के राजदार वकील सौलत हनीफ से पुलिस कस्टडी में पूछताछ की गई, जिसमें जानकारी मिली कि अतीक के जेल जाने के बाद वसूली गैंग की प्रमुख शाइस्ता परवीन ही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ ने कबूल किया कि उसने कई कारोबारियों से मोटी रकम वसूलकर शाइस्ता को दी। यानी लगातार अपराध की दुनिया में शाइस्ता परवीन सक्रिय थी। यही वजह है कि अब पुलिस ने शाइस्ता के नाम के आगे माफिया अपराधी शब्द जोड़ दिया और तलाश तेज कर दी। लेकिन यूपी एसटीएफ को तलाश सिर्फ शाइस्ता परवीन की नहीं है, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम को दबोचने के लिए अलग अलग राज्यों में छापेमारी जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन चेन्नई में मिली, जबकि दूसरे शूटर साबिर की लोकेशन उत्तर प्रदेश के ही कौशाम्बी जिले के पास थी। लेकिन यूपी एसटीएफ के शिकंजे से बचने के लिए दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले गुड्डू मुस्लिम ने चेन्नई में मुन्ना कव्वाली नाम के एक अपराधी के ठिकाने पर पनाह ली थी, लेकिन जब तक एसटीएफ की टीम जाल बिछाकर उसे दबोच पाती, वो वहां से फरार हो गया। जिसके बाद यूपी एसटीएफ की एक टीम मुन्ना कव्वाली की तलाश में भी जुट गई, जबकि पुलिस को शक है कि शूटर साबिर उत्तर प्रदेश की सीमा में कौशाम्बी जिले के आसपास ही छिपा हो सकता है, क्योंकि उसकी आखिरी लोकेशन कौशाम्बी जिले में ही ट्रेस की गई थी। पुलिस की एक एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल को शाइस्ता परवीन के साथ साबिर प्रयागराज भी आया था। लेकिन एसटीएफ जब तक उसे दबोच पाती उसने ठिकाना बदल लिया। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को 7 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था। इनमें 4 को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान अब भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें पूरे देश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। तीनों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और एक एक करके अतीक के परिवार और उसके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अतीक अहमद के बेटे अली को रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि नैनी जेल में बंद अली अहमद से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले शूटर गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और साबिर ने जेल में अली से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी मुलाकात में तीनों शूटरों और अली के बीच उमेश पाल की हत्या को लेकर बातचीत हुई थी। इसी मुलाकात को आधार बनाकर एसआईटी अली अहमद को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में है, क्योंकि यूपी एसटीएफ को शक है कि उमेश पाल की हत्या के दौरान अली भले ही जेल में था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा था। जैसे अतीक अहमद का बहनोई अखलाक का नाम भी इस हत्याकांड से सीधे तौर पर जुड़ गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद अखलाक ने गुड्डू को 50,000 और अतीक के बेटे असद को 1.5 लाख रुपए दिए थे, और वो भी तब जब दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को अखलाक के मेरठ वाले घर पहुंचा था और यहीं अखलाक ने उसे पैसे दिए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। जबकि दिल्ली से पकड़े गए एक तस्कर की मदद से अखलाक ने असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए। यानी उमेश पाल की हत्या करने के बाद भाग रहे शूटरों को अखलाक ने न सिर्फ पनाह दी बल्कि पैसे से भी मदद की। इसी के आधार पर अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और प्रयागराज की नैनी जेल भेज दिया, जिससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां पुलिस को मिल रही हैं। इसी कड़ी में अतीक अहमद की संपत्ति पर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की 3,000 करोड़ की संपत्ति का 70% हिस्सा उसके गैंग के सदस्यों के नाम पर था। यानी अतीक ने अपने रसूख और हनक का इस्तेमाल करके अपने गुर्गों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी जांच के लिए यूपी सरकार ने स्पेशल टीम बना दी, जो जल्द ही एक रिपोर्ट देगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने जांच से बचने के लिए कुछ प्रॉपर्टी नेताओं, डॉक्टरों, वकीलों, होटल कारोबारियों और ठेकेदारों के नाम पर खरीदी थी। दावा तो ये भी है कि कई नेताओं के पैसे भी अतीक ने अपने काले कारोबार में लगाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने अपने नौकर, अकाउंट से जुड़े लोगों और पुराने जानकारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टियां खरीदी, क्योंकि पुलिस को अतीक के घर वालों के पास से जो वसीयत मिली उसमें महज 30% संपत्ति का ही जिक्र है। बाकी के 70% प्रॉपर्टी का आता पता नहीं। इसलिए अब जांच एजेंसियां अतीक की नामी बेनामी सभी तरह की प्रॉपर्टी का लेखा जोखा तैयार कर रही हैं, ताकि अतीक के नाम पर मुनाफा कमाने वाले उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा सके। आरोप तो यह भी है कि अतीक और उसके गुर्गों ने प्रयागराज में शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को भी नहीं छोड़ा। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। वहाँ पे जो इबादत की चीजें थी उनको ध्वस्त करके और खुदबूद करके एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा दिया था, जिसकी शिकायत शिया वक्फ बोर्ड ने कई बार पहले की सरकारों से की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि बाद में जांच की गई तो अतीक के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ और अतीक के कब्जे से शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली करवाया गया। उधर अतीक अहमद के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया सरगना मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब में गिरफ्तार किए गए मुख्तार के बेहद करीबी जुगनू वालिया से पूछताछ करेगी।
जिसके लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम पंजाब के मोहाली जाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF ने हरविंदर सिंह उर्फ जुगनू वालिया को मोहाली में गिरफ्तार किया था। जुगनू को मुख्तार अंसारी का बड़ा राजदार माना जाता है। पुलिस के मुताबिक जुगनू ही मुख्तार अंसारी के काले कारोबार से इकट्ठा की गई सारी संपत्ति का हिसाब रखता था। इतना ही नहीं, वो जरूरत पड़ने पर मुख्तार गैंग के सदस्यों के लिए भी हर तरह से मदद का इंतजाम करता था, जिसके तहत उन्हें पैसे, हथियार और छिपने के ठिकाने भी मुहैया करवाए जाते थे। जुगनू न सिर्फ मुख्तार अंसारी का करीबी है, बल्कि खुद भी एक कुख्यात अपराधी है, जिस पर हत्या और जबरन वसूली समेत करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। अक्टूबर 2021 में लखनऊ के आलमबाग में चिक चिक रेस्टोरेंट के मालिक जसविंदर सिंह उर्फ रूमी की हत्या के बाद से ही यूपी पुलिस जुगनू की तलाश में जुटी थी। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मदद से ही वो पंजाब में छिपा हुआ था। लेकिन जब उसे वहां गिरफ्तार कर लिया गया तो यूपी पुलिस भी उससे पूछताछ करना चाहती है, और इसके लिए जुगनू वालिया को लखनऊ लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस ने उसे पंजाब से लाने के लिए लखनऊ की CGM कोर्ट से वारंट भी हासिल कर लिया, ताकि जुगनू के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामलों में भी उससे पूछताछ की जा सके। जुगनू पर लखनऊ के आलमबाग, हजरतगंज और मानक नगर थानों में हत्या समेत 23 मामले दर्ज हैं। आरोप है कि इनमें ज्यादातर वारदात को उसने मुख्तार अंसारी के इशारे पर अंजाम दिया। इसीलिए यूपी पुलिस उससे हर मामले पर सख्ती से पूछताछ करना चाहती है, ताकि जुगनू के जरिए मुख्तार अंसारी के काले कारोबार से जुड़े राज उगलवाए जा सकें और उस पर नकेल कसी जा सके। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के ऑपरेशन त्रिनेत्र ने आतंकियों की नींद उड़ा दी। वहां आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों पर भी सेना की पैनी नजर है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 अप्रैल को पुंछ और 5 मई को राजौरी में हुए आतंकी हमलों में स्थानीय लोगों ने ही आतंकियों की मदद की थी, जिसके बाद से ही सेना ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत राजौरी के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान राजौरी के कांडी इलाके में स्थानीय लोगों पर सेना के जवानों ने पैनी नजर रखी। वहां से गुजरने वाले सभी लोगों की पहचान की गई, उनके आने और जाने की वजह पूछी गई, और जब सेना के जवानों को तसल्ली हो गई तभी उन्हें वहां से आगे जाने दिया गया। जो लोग बैग या दूसरी चीजें लेकर जा रहे थे उन्हें रोककर उनकी बारीकी से तलाशी ली गई। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह यह कि पुंछ और राजौरी में हुए आतंकी हमलों में सेना को स्थानीय लोगों की मदद का शक है। और इसी बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजौरी में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ था। खबर यह भी है कि पाकिस्तान की सेना जंगल के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ में भी मदद कर रही है, जिसके लिए POK की कई जगहों पर BAT के जवानों को तैनात किया गया और वहीं से आतंकी घटनाओं की साजिश रची जा रही है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजौरी हमले की जांच में इस बात का पता चला कि पाकिस्तान आतंकियों को अब युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी देने लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि BAT 3 तरीके से अपने प्लान बनाने में जुटी है, जिसके तहत वो सबसे पहले आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। इसके बाद उसका मकसद आतंकियों को किसी तरह जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल करवाना है और फिर उन तक ड्रोन या दूसरे माध्यम से हथियार पहुंचाना है। और इसके साथ ही खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी अब जंगलों और सुरंगों के बजाय खाली पड़े कच्चे घरों का सहारा लेने में जुटे हैं, जिसका मतलब है कि आतंकियों ने अब अपने छिपने का तरीका बदल दिया है और अब वो खानाबदोश लोगों के घरों को अपना ठिकाना बनाने में लगे हैं। राजौरी में इसी तरह के एक इलाके में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, जो 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। कच्चे घरों में भी घुसकर कुछ दिन रहते हैं, वहां पर खाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं और फिर वो घात लगाकर हमला करते हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी इन कच्चे घरों का इस्तेमाल थोड़े वक्त के लिए ही करते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त सेना के ऑपरेशन का डर रहता है। इसी वजह से वो अपना ठिकाना बार बार बदल देते हैं। आशंका है कि वहाँ भी स्थानीय लोगों की ही मदद से आतंकी अपने मंसूबों को पूरा करने की फिराक में रहते हैं। खबर है कि राजौरी में 3 दिन पहले हुए हमले में भी कुछ स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की थी, जिसकी वजह से सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद ही सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च कर दिया और आतंकियों को पकड़ने में जुट गई, क्योंकि 2007 में इस इलाके से आतंकियों का पूरी तरह खात्मा कर दिया गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI राजौरी और पुंछ में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने में जुटी है, जिसका जिम्मा मेढर सेक्टर के रहने वाले एक आतंकी कमांडर को सौंपा गया है, जो इस वक्त POK में मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया कि लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन NIA के दफ्तर और जम्मू कश्मीर पुलिस के घरों पर हमले की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए राजौरी और पुंछ में आतंकियों के 2 गुट सक्रिय हैं। इसी वजह से सेना लगातार ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत उन आतंकियों को पकड़ने में जुटी है। पिछले 4 दिन से सेना के जवान राजौरी और पुंछ में पूरी मुस्तैदी के साथ तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान पुंछ में आतंकियों के कुछ मददगारों के घरों की भी तलाशी ली गई, जिसमें कई हथियार और रुपए मिलने की खबर है। और लगातार होते आतंकियों के खात्मे ने पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों की भी नींद उड़ा दी है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में छिपे आतंकी दाऊद इब्राहिम को मौत का डर सताने लगा है, जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसकी सुरक्षा में कमांडो तैनात करने का फैसला किया है।
और खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये कमांडो दाऊद की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे, क्योंकि दाऊद ने पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार में बैठे अपने दोस्तों से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना के कमांडो की एक स्पेशल टीम तैनात की गई, जो हर वक्त दाऊद इब्राहिम के इर्द गिर्द ही रहेगी। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसे पाकिस्तानी फौज ने कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मुहैया कराई हैं, जिनसे उसके परिवार वाले सफर करेंगे। इसके अलावा वो जिस ठिकाने पर छिपकर अपने दिन काट रहा है, उसके आसपास भी पाकिस्तान की सेना और ISI ने सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि दाऊद को इस बात का खौफ भर चुका है कि उसकी हत्या हो सकती है, जिसके पीछे की वजह पाकिस्तान में लगातार हुई कुछ घटनाओं को बताया जा रहा है, जिनमें चुन चुनकर आतंकवादी संगठनों के आकाओं की हत्या की गई और उन्हें मारने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। पाकिस्तान में 2 दिन पहले ही खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के संगठन के मुखिया परमजीत सिंह पंजवार को गोली मार दी गई। ये घटना लाहौर की थी, जहां कुछ बदमाशों ने उस पर फायरिंग की। ऐसा ही हशर ज़हूर मिस्त्री नाम के आतंकवादी का भी हुआ। उसे उसके साथियों ने एक प्लेन हाईजैक कर छुड़वाया था, लेकिन वो भी कुछ दिन पहले ही अज्ञात आरोपियों की गोलीबारी में मारा गया, जिसे उसने कई साल से पाकिस्तान में छिपा रखा है। लेकिन खुफिया सूत्र उसके झूठ को सबके सामने लेकर आ गए। यही नहीं, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का नया झूठ भी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खोल दी। आर्थिक मदद देने के लिए IMF ने पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिन्हें पाकिस्तान ने पूरा करने का दावा किया था, लेकिन अब IMF ने ही उसकी पोल खोलकर रख दी। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान के दावे को गलत साबित कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वित्त मंत्री इसाक डार ने IMF की इन शर्तों को मानने का दावा किया था। साल 2019 में पाकिस्तान और IMF के बीच $6 अरब का बेल आउट पैकेज साइन हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को पहली किस्त नवंबर 2022 में ही मिलनी थी। लेकिन शर्तें पूरी न होने की वजह से पाकिस्तान को IMF की ओर से यह रकम 6 महीने बाद भी नहीं मिल पाई, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इन शर्तों को पूरा करने का झूठा दावा कर दिया। लेकिन IMF ने पाकिस्तान का यह झूठ पकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान के सामने कर्ज देने के बदले 3 शर्तें रखी थी, जिनमें पहली शर्त यह थी कि पाकिस्तान अलग अलग टैक्स के जरिए 170 अरब रुपए की वसूली करेगा, जबकि दूसरी शर्त यह थी कि पाकिस्तान को सामान के निर्यात में टैक्स में छूट देनी होगी। वहीं तीसरी शर्त में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी नहीं होनी चाहिए, और IMF की इन शर्तों को पूरा करने पर ही पाकिस्तान को लोन देने की बात कही गई थी। इधर पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास 3 दिन में दूसरी बार जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक आदमी घायल हो गया। सुबह करीब 6 बजे स्वर्ण मंदिर से लगभग 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर धमाका हुआ, जिससे वहां दहशत मच गई। और इस धमाके की खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक वहां से कोई डेटोनेटर नहीं मिला। इसके साथ ही पुलिस ने धमाके में IED के इस्तेमाल से भी इनकार किया। ਅਸੀਂ सारे एंगल्स को डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम ने धमाके वाली जगह से कुछ सबूत जुटाए। वहीं पुलिस आसपास के इलाके में लगे CCTV कैमरे को खंगालने में जुट गई। लेकिन इस बीच वहां शनिवार को हुए पहले धमाके का एक CCTV वीडियो सामने आया, जिसमें भीड़ वाले इलाके में तेज विस्फोट होता दिखा और लोग इधर उधर भागते नजर आए, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया था और तेज धमाके से वहां रेस्टोरेंट समेत दूसरी इमारतों की खिड़कियों में लगे शीशे टूटकर आसपास बिखर गए, जिसकी वजह से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि शुरुआती जांच में इस धमाके को किसी रेस्टोरेंट में चिमनी के फटने से हुआ धमाका माना गया था, लेकिन यह धमाका कैसे हुआ अब तक इसकी वजह का पता नहीं चल पाया। हालांकि धमाके वाली जगह से फोरेंसिक टीम ने कुछ सबूत जुटाने का दावा किया, जिसके बाद पुलिस को फोरेंसिक टीम से रिपोर्ट मिलने का इंतजार है। इसी रिपोर्ट के आधार पर इस केस की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन पुलिस अभी दोनों ही धमाकों को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और न ही इस मामले में किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे में दोनों धमाकों की जांच के साथ ही पुलिस ने अमृतसर में सुरक्षा कड़ी कर दी, जिसके लिए स्वर्ण मंदिर के पास धमाके वाली जगह पर घेरेबंदी की गई। साथ ही कुछ रास्तों को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान वहां तैनात नजर आए और सुरक्षा बल के जवान भी फ्लैग मार्च करते दिखे। अमृतसर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां दूसरे जिलों से भी जवानों को मोर्चे पर तैनात किया गया। साथ ही स्वर्ण मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और वहां के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। यहाँ पे जो माहौल है पूरा शांतिपूर्वक है, किसी भी फेक न्यूज या किसी भी अफवाह पे ट्रस्ट न किया जाए। इस मामले की जांच में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों के प्रदर्शन में किसान संगठनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस ने उन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब जंतर मंतर पर हंगामा कर रहे किसान संगठनों के लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए।
कुछ प्रदर्शनकारी झंडे लेकर सड़क के बीचों बीच लगे बैरिकेड पर चढ़ गए, जबकि कुछ किसान उन बैरिकेड को सड़क से हटाने के लिए खींचने लगे। इस दौरान पुलिस के जवान उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनकी एक न सुनी और सड़क पर लगे बैरिकेड को हटाते हुए जंतर मंतर तक पहुंच गए। इसके बाद किसान संगठनों के लोगों ने धरने पर बैठे पहलवानों से मुलाकात की। पहलवान पिछले 15 दिन से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उधर अमेरिका के टेक्सास से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार सड़क किनारे मौजूद लोगों को रौंदती चली गई। घटना उस वक्त हुई जब वो लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी बेकाबू कार सिटी बस स्टॉप पर मौजूद लोगों को रौंदती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे कई लोग बस का इंतजार करते दिखे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजर रही सफेद कार से आगे निकलने के चक्कर में उन लोगों को रौंदती चली गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बखमूत पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया है और इसी वजह से वो बखमूत के एक एक इलाके पर अपना झंडा गाड़ते जा रही है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने बखमूत के 2 और जिलों पर कब्जा कर लिया है। रूस के मुताबिक इसके बाद बखमूत के एक बहुत बड़े हिस्से पर उसकी सेना का कंट्रोल हो गया, जिससे पुतिन की फौज का हौसला काफी बढ़ गया। उसने हमले और भी तेज कर दिए। जिसके बाद बखमूत में लड़ रहे यूक्रेन के कमांडर ने आशंका जताई कि रूस कुछ ही घंटे में वहां की जंग खत्म करना चाहता है, ताकि विक्ट्री डे पर पुतिन को एक अच्छी खबर दी जा सके। कुछ ही घंटों में रूस में विक्ट्री डे परेड होगी। ये दिन वहां 1945 से मनाया जा रहा है। सोवियत संघ की उस वक्त के नाजी जर्मनी पर जीत को याद करने के लिए रूस की फौज परेड करती है और कहा जा रहा है कि ऐसे ही खास मौके पर पुतिन की सेना उन्हें यह बड़ा तोहफा देने वाली है। बखमूत की जंग को 8 महीने से भी ज्यादा हो गए। वहां रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, क्योंकि 14 महीने से चल रही जंग के दौरान पुतिन के हाथ मारियोपोल छोड़कर और कुछ नहीं लगा। यानी पूरे यूक्रेन को जल्द ही जीत लेने का दावा करने वाली उनकी सेना 14 महीने में सिर्फ एक शहर पर कब्जा जमा पाई। माना जा रहा है कि इसी वजह से बखमूत में वो पीछे हटना नहीं चाहती, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ बखमूत शहर को ही जीतने के लिए हो रही है। रूस के दावे के मुताबिक बखमूत का बहुत बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में है। यानी रूस ने अगर वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो बखमूत उसका हो सकता है। और यूक्रेन के कमांडर ने भी मान लिया कि रूस कुछ ही घंटों में इस अहम शहर पर कब्जा जमा लेगा। मतलब यह कि रूस के विक्ट्री डे से पहले ही पुतिन ने वहां की लड़ाई के खात्मे का मन बना लिया और इसीलिए उन्होंने वहां एक ऐसा बम दागा जिसका इस्तेमाल रूसी सेना फाइनल अटैक के लिए ही करती है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने बखमूत को जीतने के लिए वहां फास्फोरस बम से हमला किया। ये बम इतना खतरनाक है कि ये इंसान की चमड़ी तक गला देता है। रूस ने इससे पहले फास्फोरस बम का इस्तेमाल मारियोपोल की जंग में भी किया था। तब रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की अजोव बटालियन के आगे पस्त हो रहे थे, लेकिन रूस ने इस बम को वहां दागकर ये बता दिया था कि उसके इरादे कितने खतरनाक हैं। मारियोपोल में फास्फोरस बम के इस्तेमाल के कुछ ही रोज बाद वहां रूस का कब्जा हो गया था और अब पुतिन की फौज ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल बखमूत में भी कर दिया। यूक्रेन की सेना ने आरोप लगाया कि रूस ने फास्फोरस बम से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से शोलों की बारिश होती दिखाई दी और जैसे ये शोले जमीन से टकराए वहां आग के साथ सफेद धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि फास्फोरस बम ने वहां एक बड़े इलाके को जला डाला, क्योंकि फास्फोरस बम दागे जाने के बाद किसी एक जगह गिरकर तबाही नहीं मचाता, बल्कि वो सैकड़ों छोटे छोटे बमों की शक्ल में गिरकर एक बड़े इलाके को बर्बाद कर देता है। इस बम का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है ऐसा लगता है मानो वहां आसमान से मौत बरस रही हो। इस साल मार्च के महीने में भी रूस ने बखमूत शहर से 15 किलोमीटर दूर चेसिव यार इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया था, लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इस बार बखमूत शहर को ही टारगेट किया गया। हालांकि वहां फास्फोरस बम से कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस बम का नाम सामने आते ही यूक्रेन के लोग खौफ से जरूर भर गए होंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फास्फोरस बम के खतरे को मारियोपोल की लड़ाई में देखा था और इसी वजह से वहां के लोगों ने इसे रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था, क्योंकि इसकी चपेट में आने के बाद इंसान की हड्डियां तक पिघल जाती हैं। क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिससे कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, जिससे इंसान का बचना नामुमकिन होता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में बैन लगाया गया है। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बगावत का बिगुल फूंकने वाले पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी है, उन्हें साफ कह दिया कि बखमूत के जीते गए इलाकों से उनके लड़ाके हट सकते हैं। पुतिन पर बुरी तरह भड़के येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमूत के ऐसे इलाकों को रमजान कादिरोव को सौंपने की इजाजत मांगी है।
ताकि वो जंग के बीच ही अपने लड़ाकों को बखमुत से लेकर निकल सकें। पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन का गुस्सा इसी बात से समझा जा सकता है कि वो बखमुत के जीते गए हिस्सों को रूसी सेना के हाथ में नहीं देना चाहते। साफ है उन्होंने पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद अब उनसे दो दो हाथ करने की भी ठान ली है और माना जा रहा है कि पुतिन के खिलाफ इस जंग में वो खतरनाक चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी साथ लेना चाहते हैं। यानी वो पुतिन के सबसे वफादार आदमी को ही उनसे दूर करने में जुटे हैं और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए उन्होंने बखमुत के जीते हुए हिस्सों को रमजान कादिरोव को देने की मांग की, जिसका मतलब यह कि येवगेनी प्रिगोजिन खुलकर वो इलाके पुतिन की फौज के हाथ नहीं लगने देंगे। जबकि कुछ रोज पहले तक वो कस्में खाते थे कि जब तक बखमुत को पुतिन के कदमों में नहीं डाल देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी वजह से येवगेनी प्रिगोजिन खुद बखमुत की जंग में अपने लड़ाकों की अगुवाई कर रहे हैं। वो पुतिन के बेहद भरोसेमंद हैं, लेकिन बखमुत की जंग में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उन्हें गुस्से से भर दिया। यूक्रेन की सेना ने एक ही दिन में उनके 100 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके एक ही दिन में मारे गए और अपने लड़ाकों के शवों को देखकर येवगेनी प्रिगोजिन का कलेजा मुंह को आ गया। वो पुतिन और रूस में बैठे उनके करीबियों पर फट पड़े। उन्होंने पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री को अपने लड़ाकों के मारे जाने की बड़ी वजह बता दिया। क्योंकि बखमुत की जंग जैसे जैसे भीषण होती गई, रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पास हथियारों की कमी होती गई। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक उनके लड़ाकों को लड़ने के लिए रूस से बहुत कम हथियार मिल रहे हैं और हथियारों की यही कमी इतनी बड़ी संख्या में उनके लड़ाकों की मौत की वजह बनी, जिसके बाद बुरी तरह भड़के हुए प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। 3 रोज पहले एक वीडियो जारी करके उन्होंने पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु को खूब खरी खोटी सुनाई थी। येवगेनी प्रिगोजिन ने तब धमकी दी थी कि हथियार नहीं मिले तो वो 10 मई को अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से निकल जाएंगे। यानी उन्होंने पुतिन को धमकाया था कि वो जंग ही छोड़ देंगे। लेकिन अब तो येवगेनी प्रिगोजिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर चेतावनी दे रहे हैं। वो धमका रहे हैं कि बखमुत के जीते गए इलाकों को वो रूसी सेना के हाथ ही नहीं लगने देंगे, बल्कि वो इलाके येवगेनी प्रिगोजिन चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को सौंप देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो पुतिन की पूरी दुनिया में भद्द पिट जाएगी, क्योंकि बखमुत को जीतना तो दूर, रूसी सेना के हाथ से वो जगह भी निकल जाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है टिल्लू ताजपुरी हत्याकांड से जुड़ी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर टिल्लू को मारने के लिए चारों आरोपियों ने पेन किलर खा रखी थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो भाग नहीं पाएंगे। मतलब पकड़े जाने के बाद अगर उनकी पिटाई हो तो दवा की वजह से उन्हें दर्द महसूस ना हो। यही नहीं, पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि जेल में टिल्लू को मारने के लिए आरोपियों को चादर लहराकर इशारा तक किया गया था। इस मामले में चारों आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को रोकने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई, क्योंकि 2 मई को तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू की धारदार हथियार से हमला कर वार कर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें साफ दिखा था कि आरोपियों ने टिल्लू पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को गोगी गैंग के खास गुर्गे योगेश टुंडा और उसके 3 साथी दीपक तीतर, राजेश भवाना और रियाज खान ने अंजाम दिया था। टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगाने के लिए चारों आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला बोला था। हत्याकांड के 2 दिन बाद यानी 4 मई को जेल के अंदर टिल्लू को मारने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और उस वीडियो में योगेश टुंडा, दीपक तीतर, राजेश भवाना और रियाज खान उस पर चाकू और दूसरी नुकीली चीजों से ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू को मारने के लिए चारों आरोपियों ने 1 मिनट के अंदर 50 से ज्यादा वार किए थे, जिसकी वजह से टिल्लू को संभलने तक का मौका नहीं मिला था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चारों आरोपी उस पर तब तक वार करते रहे थे जब तक कि उसने दम न तोड़ दिया। हालांकि उस दौरान वहां मौजूद कुछ कैदियों ने टिल्लू को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमला करने वाले चारों आरोपियों पर तो मानो खून सवार था, क्योंकि जैसे ही रोहित नाम के कैदी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, आरोपियों ने उस पर भी हमला बोल दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद दूसरे कैदी डर के मारे पीछे हट गए। पुलिस सूत्रों का दावा है कि टिल्लू को मौत के घाट उतारने वाले चारों आरोपी पूरी तैयारी से आए थे और उन्होंने पहले से ही दवा तक खा रखी थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को अंजाम देने वाले तमाम हमलावरों ने पेन किलर टेबलेट खा रखी थी। मतलब टिल्लू को मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। चारों हमलावर पहले से ही हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो पकड़े जाएंगे। और इसी वजह से चारों ने पहले से ही पेन किलर खा रखी थी, ताकि हमले के बाद अगर उनकी पिटाई हो तो उन्हें दर्द महसूस ना हो। यही नहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू को जेल के अंदर मारने की प्लानिंग बहुत पहले ही तैयार कर ली गई थी।
और बाकायदा उस पर हमला करने के लिए बदमाशों तक जेल में धारदार हथियार पहुंचा दिए गए थे, जिनमें चाकू और लोहे की नुकीली चीजें शामिल हैं। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि आरोपी योगेश टुंडा, दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान ने 2 मई से पहले ही टिल्लू को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी। 1 मई को ही टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान रच लिया गया था। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि उस दौरान पुलिस के जवान जेल के राउंड पर थे, जिसकी वजह से चारों आरोपियों ने 1 मई को टिल्लू को मारने का अपना इरादा बदल दिया था और फिर अगले दिन यानी 2 मई को टिल्लू को मारने की तारीख तय की गई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पहली मंजिल पर बंद चारों आरोपियों ने 1 मई की पूरी रात जागकर गुजारी थी और यहां तक कि उन्होंने अपने जूते तक नहीं उतारे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगले दिन सुबह होते ही योगेश टुंडा, दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान प्लान के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया को मारने की रणनीति पर आगे बढ़े। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी योगेश टुंडा तिहाड़ की जेल नंबर 8 में बंद था। ये बैरक पहली मंजिल पर है, जबकि टिल्लू ताजपुरिया ग्राउंड फ्लोर पर बने जेल नंबर 9 में बंद था। सूत्रों का कहना है कि गोगी गैंग का गुर्गा योगेश टुंडा और उसके तीनों साथी सुबह करीब 6:15 बजे ग्रिल काटकर अपने बैरक से बाहर आए और फिर एक एक कर चादर के सहारे नीचे कूद गए। इसके बाद चारों आरोपियों ने टिल्लू ताजपुरिया को धारदार हथियारों से गोद दिया। बाद में उसे घायल हालत में दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान टिल्लू की मौत हो गई। लेकिन इस घटना के बाद तिहाड़ जेल से लेकर पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया, क्योंकि 19 दिन के अंदर तिहाड़ जेल में ये दूसरी बड़ी वारदात थी। पिछले महीने की 14 तारीख को भी जेल के अंदर गैंगवॉर हुई थी, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रिंस तेवतिया पर भी जेल में बंद 4 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था। और ठीक उसी तरह एक बार फिर तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत की नींद सुला दिया गया, जिसकी वजह से तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि दिल्ली की तिहाड़ जेल को बेहद सुरक्षित माना जाता है। ये जेल 400 एकड़ में फैली हुई है, जिसकी सुरक्षा के लिए हजारों जवान तैनात रहते हैं और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती है। टिल्लू की हत्या का वीडियो सामने आने के बाद अगले दिन यानी 5 मई को एक दूसरा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। यह वीडियो टिल्लू की हत्या से ही जुड़ा था, लेकिन था बिल्कुल अलग, क्योंकि इस वीडियो में वर्दीधारी जेल कर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो उसी वक्त का है जब टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उस दौरान वहां करीब 10 जेल कर्मी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी टिल्लू को बचाने की कोशिश नहीं की थी, जबकि चारों हमलावर लगातार टिल्लू को धारदार हथियार से निशाना बनाते रहे। पुलिस के सूत्र ये तक दावा कर रहे हैं कि जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लान बहुत पहले ही तैयार कर लिया गया था। ये बात भी सामने आई कि वारदात से पहले हाई सिक्योरिटी सेल में एक चादर गिराई गई थी और पुलिस सूत्रों का दावा है कि चादर को सीसीटीवी कैमरे पर गिराया गया था ताकि वारदात की कोई भी तस्वीर उसमें रिकॉर्ड ना हो। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि टिल्लू को मारने से पहले पहली मंजिल पर बंद चारों आरोपियों के बैरक के बाहर 2 से 3 बार चादर लहराई गई थी और पुलिस सूत्रों का दावा है कि चादर लहराने के बाद ही सभी आरोपी अपने बैरक से बाहर निकले थे। लेकिन ये बात अभी तक सामने नहीं आ सकी कि सीसीटीवी को चादर से ढकने की कोशिश करने वाला और आरोपियों को चादर लहराकर इशारा करने वाला कौन था, जबकि तिहाड़ जेल में 24 घंटे हर एक चीज पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती है। लेकिन इसके बाद भी चारों आरोपी पहली मंजिल पर बनी बैरक से निकलकर चादर के सहारे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए और वहां तैनात जवानों को इसकी भनक तक नहीं हुई। इसी वजह से जेल प्रशासन ने वारदात के दौरान वहां मौजूद सभी जेल कर्मियों से पूछताछ की तैयारी की है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात को आरोपियों ने कैसे अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया को मारने की साजिश लॉरेंस गैंग ने रची थी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के इशारे पर टिल्लू को ठिकाने लगाया है, क्योंकि इस हत्याकांड के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ नाम के अकाउंट से एक पोस्ट की गई थी और उस पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया गया था कि लॉरेंस गैंग ने टिल्लू हत्याकांड को अंजाम दिया है। बाकायदा पोस्ट के जरिए ये दावा किया गया कि टिल्लू को मारकर लॉरेंस गैंग ने जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला ले लिया। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। हालांकि दोनों शूटरों को पुलिस ने कोर्ट में ही मार गिराया था। आरोप है कि टिल्लू ताजपुरिया ने ही यह पूरी साजिश रची थी और उसी के इशारे पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उसके शूटरों ने जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके करीब 1.5 साल बाद तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, दिल्ली पुलिस की एक टीम इसे समझने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते कल जेल के अंदर जाके पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया। टिल्लू हत्याकांड में शामिल चारों आरोपी योगेश टुंडा, दीपक तीतर, राजेश बवाना और रियाज खान को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने चारों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को रोकने में नाकाम रहने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
और जेल प्रशासन से पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया कि इस घटना में लापरवाही के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। यही नहीं, कोर्ट ने टिल्लू की हत्या का सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद नाराजगी जताते हुए जेल अधीक्षक को अगली सुनवाई यानी 25 मई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर तिहाड़ के अंदर चाकू कैसे पहुंचे और सीसीटीवी में हादसे का वीडियो आने के बाद क्या कदम उठाए गए। असल में 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उसके घर वालों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये आदेश जारी किए। हालांकि इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने 10 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। दावा है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपी गोगी गैंग के गुर्गे हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि गोगी गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर टिल्लू की हत्या करवाई है। इस वक्त गोगी गैंग की कमान रोहित मोई के पास है और दावा है कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद ही उसने टिल्लू को बेरहमी से मारने की कसम खाई थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू को मारने की कई बार साजिश रची गई थी। जेल के अंदर और कोर्ट में पेशी के दौरान भी उस पर हमले की तैयारी की गई थी। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि गोगी गैंग के लोग टिल्लू ताजपुरिया को ठीक उसी तरह से मारना चाहते थे जैसे उसने जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी, लेकिन कोर्ट में उनका प्लान फेल हो गया। और दावा है कि इसके बाद गोगी गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लान बी तैयार किया, जिसके तहत तिहाड़ जेल के अंदर उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसकी प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोगी गैंग ने काफी पहले से कर रखी थी, बस तलाश थी तो सिर्फ एक मौके की। पुलिस सूत्रों का दावा है ये मौका तब मिला जब करीब 15 दिन पहले टिल्लू को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। टिल्लू को जेल की बैरक नंबर 9 में रखा गया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि टिल्लू को मारने के लिए खास तौर पर उन्हीं बदमाशों को चुना गया था जो बैरक नंबर 9 के पास बंद थे और उन तक पहले ही हथियार भी पहुंचा दिए गए थे। मतलब टिल्लू को ठिकाने लगाने की साजिश काफी अरसे से रची जा रही थी और फिर 2 मई को मौका मिलते ही चारों बदमाशों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उधर अमेरिका के टेक्सास से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार सड़क किनारे मौजूद लोगों को रौंदती चली गई। घटना उस वक्त हुई जब वो लोग बस का इंतजार कर रहे थे। तभी बेकाबू कार सिटी बस स्टॉप पर मौजूद लोगों को रौंदती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे कई लोग बस का इंतजार करते दिखे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजर रही सफेद कार से आगे निकलने के चक्कर में उन लोगों को रौंदती चली गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोग उछलकर काफी दूर जा गिरे, जबकि बेकाबू कार पलटते हुए सड़क किनारे जा पहुंची। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जिन लोगों की मौत हुई उनमें कुछ प्रवासी भारतीय भी थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और जांच में जुट गई कि यह हादसा था या जानबूझकर उन लोगों पर कार चढ़ाई गई। इस बीच पश्चिम एशिया को चीन से दूर रखने के लिए अमेरिका ने चीन वाली ही चाल चल दी। चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पश्चिम एशिया तक फैलाने में लगा है। इसीलिए उधर से अमेरिका ने भी पश्चिम एशिया के देशों को आपस में रेल नेटवर्क से जोड़ने का ऑफर दे दिया। अहम बात यह है कि अपने इस प्लान के लिए अमेरिका भारत की मदद लेना चाहता है, जिसके लिए एक दिन पहले अमेरिका के NSA ने सऊदी अरब में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। बाद में व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा कि मीटिंग का मकसद यह था कि कैसे पश्चिम एशिया को भारत और बाकी दुनिया से जोड़ा जाए। इसलिए माना जा रहा है कि मीटिंग में अमेरिका के उस प्लान पर चर्चा हुई जिसके तहत वो पश्चिम एशिया में रेल, रोड और समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। वो पश्चिम एशिया के देशों को आपस में रेल के जरिए लिंक करना चाहता है। अमेरिका का प्लान पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ने का भी है। इसके लिए वो शिपिंग लेनों को जरिया बनाना चाहता है। और अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने भी बताया कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है। यानी अमेरिका ने चीन के साथ उसका ही दांव खेल दिया, क्योंकि चीन भी अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगा है और पश्चिम एशिया BRI का अहम हिस्सा है। लेकिन BRI की आड़ में चीन पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाता जा रहा है और पश्चिम एशिया दुनिया के नक्शे का वो हिस्सा है जिसको अमेरिका और चीन दोनों अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि पश्चिम एशिया की लोकेशन बहुत अहम है। वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे 3 बड़े महाद्वीपों के जंक्शन पर मौजूद है। दूसरी बात यह कि पश्चिम एशिया की जमीन के अंदर तेल कूट कूट कर भरा है। उस पश्चिम एशिया में हमेशा अमेरिका का दबदबा रहा है। सऊदी अरब और इजराइल जैसे बड़े और ताकतवर देश अमेरिका के खेमे में रहे हैं। 2000 के दशक में इराक पर हमला करके अमेरिका ने उसे कमजोर कर दिया। यानी इस इलाके में इकलौता ईरान ही अमेरिका का बड़ा दुश्मन है। लेकिन अब पश्चिम एशिया की पिक्चर बदल रही है और बीते कुछ साल में अमेरिका का दुश्मन चीन पश्चिम एशिया में अपने पैर पसारता जा रहा है। और उसके लिए चीन ने दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जरिया बनाया, जो कि सड़कों और समुद्री रास्तों का जाल है जो चीन से होते हुए पश्चिम एशिया तक भी जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन पश्चिम एशिया के देशों में निवेश के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है और बदले में वो देश चीन की हाँ में हाँ मिलाने में जुटे हैं। ये बात अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया चीन के पाले में गया तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा।
क्योंकि रूस से लेकर ईरान और उत्तर कोरिया तक अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं वो सब पहले ही चीन के साथ खड़े हैं। चीन इन सब का दोस्त है और ऐसे में अगर पश्चिम एशिया भी अमेरिका के हाथ से निकल गया तो अमेरिका के साथी इतने कम बचेंगे कि उनकी गिनती उंगलियों में ही पूरी होगी। और तो और बीते कुछ वक्त से चीन पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के दोस्तों पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है। इनमें सबसे ऊपर है सऊदी अरब। चीन सऊदी अरब के साथ व्यापार भी करता है, उससे तेल भी खरीदता है और उसे हथियार भी बेचता है। ईरान पहले ही चीन का अच्छा दोस्त है और अभी 2 महीने पहले मार्च में तो वो अमेरिका के दुश्मन ईरान की सऊदी अरब से दोस्ती भी करा चुका है। इसलिए अमेरिका परेशान है और वो भी बिल्कुल चीन के BRI प्रोजेक्ट की तर्ज पर पश्चिम एशिया को रोड, रेल और समंदर के रास्ते जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि अमेरिका भी पश्चिम एशिया के देशों को दिखा सके कि अगर चीन उन्हें तरक्की के बड़े बड़े सपने दिखा रहा है तो उन्हें विकसित करने का रोड मैप अमेरिका के भी पास है। लेकिन चीन बस पश्चिम एशिया पर ही नहीं रुका है, वो हाल ही तक अमेरिका के साथी रहे अफगानिस्तान को भी अपनी प्लान में शामिल करने की फिराक में है। इसके लिए 2 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की और ऐलान कर दिया कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए। CPEC BRI का ही हिस्सा है जो चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। 2 साल पहले तक अफगानिस्तान अमेरिका के साथ था, लेकिन वहां तालिबान के कब्जे के बाद चीन उसे अपने पाले में लाने में जुटा है। इधर मणिपुर में हिंसा वाले 11 जिलों में पहली बार ढील दी गई ताकि दूसरे राज्यों से आए लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। क्योंकि हिंसा के बाद से मणिपुर के 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ था। 4 दिन बाद इस कर्फ्यू में सरकार ने ढील दी ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सकें। इस दौरान वहां हालात काफी हद तक सामान्य नजर आए। दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े दिखाई दिए। 3 मई को मणिपुर में हुई हिंसा में करीब 54 लोगों की जान चली गई थी। वहां फैली हिंसा के बाद राज्य सरकार ने फौरन कर्फ्यू लगा दिया था। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि खुद गृह मंत्री अमित शाह उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, हालात और ज्यादा गंभीर होने पर उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। इस दौरान केंद्र ने राज्य सरकार के साथ मिलकर वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना तक शुरू कर दिया था। अब तक वहां से 23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इस बीच राज्य सरकार ने कर्फ्यू में ढील का ऐलान कर दिया और 4 दिन बाद उन जिलों में कुछ घंटों के लिए छूट दे दी जहां हालात काबू से बाहर होने पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू के दौरान यहां जरूरी सामान की दुकानें भी बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो कम बेसी खा के भी समय काट रहे थे। मणिपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि वहां हालात जल्द ही पूरी तरह से सामान्य हो सकते हैं। टैक्स दिया कर्फ्यू में तो उससे नॉर्मल हो जाएगा ऐसा लग रहा है। मणिपुर में पिछले 2 दिन से हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई। इसकी एक वजह वहां भारी संख्या में तैनात पुलिस बल भी है। इसी वजह से राज्य सरकार ने कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया। इस बीच वहां फंसे दूसरे राज्यों से आए लोगों को वापस भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया और मणिपुर में फंसे अपने राज्य के लोगों को बाहर निकालने के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने विशेष विमानों का इंतजाम किया, क्योंकि हिंसा के बाद से ही इम्फाल को बाकी राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों और ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। इम्फाल को बाकी राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों और ट्रेनों को इसलिए बंद किया गया था क्योंकि वो उन जिलों से होकर गुजरती हैं जहां 3 मई को हिंसा फैली थी। लिहाजा वहां से लोगों को निकालने का एकमात्र हवाई रास्ता ही दूसरे राज्यों के पास बचा। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्यों के करीब 240 छात्रों को मणिपुर से 1 दिन पहले सुरक्षित निकाला गया, लेकिन काफी छात्र और परिवार वहां अभी तक फंसे हैं, जिनमें कई को रेस्क्यू कर उन्हें राहत कैंप लाया गया। मणिपुर में 3 मई को उस वक्त हिंसा फैली थी जब पिछले महीने मणिपुर के मेतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने पर मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विचार करने के लिए कहा। इसके बाद 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने एक रैली की। जानकारी के मुताबिक उसी रैली में जनजातीय समुदाय और दूसरे समुदाय के कुछ लोग आपस में भिड़ गए। इसके बाद यह हिंसा जंगल में आग की तरह मणिपुर के दूसरे जिलों में तेजी से फैल गई। इतना ही नहीं, मणिपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, जिस पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी ली। इसके अलावा राज्य सरकार को हिंसा वाले जिलों में पुनर्वास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकार को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मणिपुर में धार्मिक स्थलों की पूरी सुरक्षा की जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 17 मई को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले की रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया। उधर अफ्रीकी देश सूडान में हिंसा की आग में 10 लाख पोलियो वैक्सीन जलकर राख हो गई। पिछले 3 हफ्तों से वहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है।
और सूडान पर राज करने के लिए आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप और वहां की सेना के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इस लड़ाई के बीच वहां के बच्चों पर खतरनाक संकट छा गया, क्योंकि बच्चों के लिए काम करने वाली यूएन की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक वहां चल रहे गृह युद्ध की वजह से करीब 10 लाख पोलियो वैक्सीन नष्ट हो गई। इससे पहले खबर आई थी कि वहां के पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ ने एक सरकारी लैब पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कई वायरस और बैक्टीरिया के सैंपल रखे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पोलियो के केस आने के बाद वहां पोलियो वैक्सीन का अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन 10 लाख पोलियो वैक्सीन जलने के बाद वहां के बच्चों पर पोलियो का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने रूस की ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को ढेर करने का दावा किया। दावे के मुताबिक उसे राजधानी कीव में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस की किसी बेहद आधुनिक मिसाइल को नष्ट कर दिया, क्योंकि किंजल मिसाइल रूस के अचूक हथियारों में गिनी जाती है। रूस का दावा है कि एयरक्राफ्ट से दागी जाने वाली किंजल उसकी सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर और रफ्तार 10 मैक यानी आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा है। इसे दागने के लिए रूस की फौज Tu-22 बॉम्बर या फिर MiG-31 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है। दावा है कि अगर ये खतरनाक मिसाइल कीव पर गिर गई होती तो वहां लाशों का ढेर लग जाता। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अमेरिका से मिले पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से रूसी किंजल को हवा में ही तबाह कर दिया। यूक्रेन को अमेरिका से कुछ वक्त पहले ही पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है, और ये पहली बार है जब यूक्रेन ने जंग के मैदान में उसका इस्तेमाल किया। पेट्रियट लंबी दूरी का वो मिसाइल सिस्टम है जिस पर अमेरिका आंख मूंद कर भरोसा करता है। पेट्रियट का एक बार हवा में उड़ते ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को जमीन पर ला सकता है। इसकी मदद से एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और ये दुश्मन की मिसाइल को 80 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर उसे हवा में तबाह कर सकता है। अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन भेजने से पहले इसे चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी थी। इधर केरल के मलप्पुरम में एक नाव के डूबने से 22 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त उस नाव पर करीब 40 लोग सवार थे और नाव के पलटते ही वहां हड़कंप मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ लोगों ने पानी पर तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन कई डूब गए। बाद में रेस्क्यू टीम ने उनमें कई लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कुछ लोग अब भी लापता बताए गए। हमारी रेस्क्यू टीम अभी लगातार पानी में सर्चिंग कर रही है। केरल सरकार ने इस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद पुलिस ने नाव के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अस्पताल जाकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और हादसे में मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया। अपने हाथ अपना खून चाहती है, अपने हाथ अपना खून चाहती है, जिंदगी अब सुकून चाहती है। 100 बात की एक बात कही बेखुद ने, अब जमीन नफरतों की धूप नहीं, प्यार का मॉनसून चाहती है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।